क्या कर रहे थे पिछली क्लास में? गांधी की एंट्री करवाने वाले थे, याद आ रहा है? एक पोर्शन अपना हिस्ट्री का वैसे वहाँ तक रहता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो कि जब तक कांग्रेस की स्थापना हुई उससे पहले अंग्रेज कैसे स्थापित हुए, भारत में कैसे राजनीतिक जागरण हो रहा था, उसके ऊपर बात हो रही थी। 1885 में कांग्रेस बनी, उसके बाद इधर थोड़ी सी पॉलिटिक्स जो थी वो बदल गई कि अब अंग्रेज भारतीयों के साथ थोड़ा सहयोग भी करेंगे, उनको राजनीति उनकी पनपने के लिए थोड़ा उनको स्पेस भी देंगे। दोनों काम हो रहे थे। सबसे बड़ी घटनाएं जो इसके बाद हुई, सबसे पहले तो ये लोगों का एक वो प्रार्थना पत्र वाला मॉडल चलता था। शुरू के जो कांग्रेस के नेता थे, धार्मिक मुद्दा कोई नहीं उठाएगा, ये कांग्रेस की अपनी एक नीति थी कि कोई भी धार्मिक मुद्दा नहीं उठाएंगे, याद आ रहा है? वहाँ से आगे बढ़े तो अब जब थोड़ी सी इनकी बातें आगे रखी जाने लगी तो कांग्रेस के अंदर भी दो धड़े आ गए थे, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल के मुख्य नेता ये अपने गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इस तरह के नेता जो इसी मॉडल में बिलीव करते थे, प्रार्थना पत्र वाला, कि अंग्रेज़ों के आगे हाथ जोड़ेंगे, अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे, अंग्रेज़ माने तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में मान जाएंगे, हम लोग अंग्रेज़ों से नाराज़गी नहीं दिखाएंगे। दूसरे एक गरम दल और निकल रहा था। इस गरम दल में लाल बाल पाल थे, याद आ रहा है? उनकी अपनी पॉलिटिक्स अलग थी कि हम लोग अंग्रेज़ों का विरोध करके करें चाहे, लेकिन अपनी बातें मनवाएंगे। पहला बड़ा आंदोलन अपना रहा था स्वदेशी। कारण क्या था? कर्जन ने बंगाल का बंटवारा अनाउंस किया था, इस वजह से कांग्रेस का ये मूवमेंट चला था, स्वदेशी आंदोलन। लीड कर रहा था कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये जो गरम दल वाले नेता थे, इनके पीछे जनता आई थी और उनमें भी सबसे ज़्यादा तिलक से प्रभावित ज़्यादा थी। और तिलक ने यूज़ किए थे क्या? गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव, कि कुछ जो हिंदुओं वाले त्यौहार थे उनके ऊपर तिलक जनता इकट्ठी कर रहा था। एक मैसेज एक इस स्वदेशी आंदोलन का ये आ रहा था, ठीक है जनता तो जुटा ली, लेकिन सिर्फ एक तो थे अपर कास्ट, हिंदू धर्म में ये जातिवाद चल ही रहा था, उच्च जाति के थे, अमीर वर्ग था, प्लस एक जो मुस्लिम जो थे उनको ये लगता था कि ये हिंदुओं का आंदोलन है सिर्फ। क्यों था वो दिख ही रहा है कि तिलक जब गणेश उत्सव के नाम पे जनता इकट्ठी कर रहा है तो इस आंदोलन में लोग तो जुड़े, लेकिन लोगों में वैरायटी नहीं थी, कि ऐसे नहीं था कि समाज का हर धड़ा आके जुड़ा था। इनको लगा हमारी वजह से भीड़ आ रही है लाल बाल पाल को। कांग्रेस में अब एक स्प्लिट होना था, इनकी विचारधाराएं आपस में अड़ने लगी थी, याद आ रहा है? 3 कांग्रेस के सेशन के बारे में बात की थी हमने। एक 1905 का महत्वपूर्ण था, 1906 का और फिर 1907 का। क्या क्या खास बात थी? 1905 वाला बनारस में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहा था। तिलक वाले जो ये, अब देखो गरम दल वाले जो नेता थे वो ये चाहते थे कि तिलक को अध्यक्षता मिल जाए। और तिलक नीतियां क्या है, गरम दल क्या चाहता है कि लड़ाई करें अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों के सामने मासेस लेके आए। मासेस का मतलब कि जनता लेकर आए, स्वदेशी की तरह आंदोलन चलेगा, जनता जुड़ेगी, तब अंग्रेज़ बात मानेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो जाती थी, क्योंकि नरम दल वाले नेताओं का प्रभाव ज़्यादा था इस कांग्रेस के अंदर। तो पहले गोखले बन गया। 1906 में कलकत्ता में सेशन हुआ, वापस गरम दल वाले इकट्ठे हुए कि हम लोग तिलक को बनाएंगे। इन्होंने बना दिया किसको? दादा भाई नारोजी को। इस बार दादा भाई नारोजी बन गया, और दादा भाई नारोजी की खिलाफत कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत सीनियर फिगर था कांग्रेस का। उस आदमी की सबको इज्जत, मतलब एक तो है कि सब करते थे और करनी पड़ती थी, ऐसा फिगर था दादा भाई नारोजी। बात आई 1907 में। 1907 में अब इन गरम दल वालों के वो दिक्कत हो गई कि अब इनसे रहा नहीं जा रहा। 2 साल हो गए देखते हुए, इनका एक आंदोलन करने का, लोगों को इकट्ठा करने का एक तरीका अलग है इनकी पॉलिटिक्स का। इनको लगता था हमारे दम पे हम लोग जनता इकट्ठी कर रहे हैं, कांग्रेस हमारे दम पे चल रही है। नरम दल को लगता था हमारे दम पे चल रही है। 1907 में वापस वो लोग चाहते थे कि हमारे तिलक साहब इस बार वापस बन जाएं इधर अध्यक्ष, लेकिन तिलक इस बार भी नहीं बना। इस बार रास बिहारी घोष, ये नाम फ़र्क याद रखना, पहले भी बताया था आपको। रास बिहारी घोष, बोस नहीं है, रास बिहारी घोष नरम दल के नेता थे। इनको नेता बना दिया गया, इस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। इन्होंने फिर अब गरम दल वालों ने सीधा सीधा कॉल दे दी स्प्लिट की, विभाजन की, कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस यहाँ पर टूटी,
ये विनाशकारी था, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे आंदोलन के लिए, पूरे देश के लिए इस समय। क्योंकि अब अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था, अंग्रेज़ों के साथ में एक चीज़ हो गई कि पहले क्या होता था, अभी तक जब दोनों साथ में थे, तब जब गर्म दल वाले कुछ ऐसे बदमाशी करके आएंगे, जनता इकट्ठी कर ली, कोई आंदोलन किया, उनको पकड़ के जेल में डाल रहे होंगे, तब नरम दल वाले आ जाते थे बचाने के लिए। अंग्रेज़ों को प्रार्थना पत्र लिखेंगे, अंग्रेज़ उनको छोड़ देंगे फिर गर्म दल वालों को। ये फ़ायदा था साथ में रहने का। लेकिन जब ये विभाजन हो गया, तब अब इनको पकड़ पकड़ के सीधे जेल में डाल दिया गया। तो ये कहानी गर्म दल की तो ऐसे खत्म हुई। नरम दल के साथ ये था कि नरम दल के खुद के नेताओं के पास जनता नहीं थी। पढ़े लिखे थे, इज्जत खूब थी इनकी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन जनता आती थी तिलक के पीछे। तो अब जनता इनके पास नहीं आई, और जनता नहीं आएगी तो उस पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या। तो यहाँ से फिर कांग्रेस का पतन चालू हो गया था एक बार के लिए। तो कांग्रेस थोड़े समय के लिए रेलेवेंस से बाहर हो गई, मतलब औचित्य नहीं रहा कांग्रेस का कुछ। दूसरी तरफ एक नई पार्टी आ गई थी, कौन सी, मुस्लिम लीग। आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अब यहाँ पर 1906 में एंट्री ले लेती है। और मुस्लिम लीग क्या कर रही है, सिर्फ मुस्लिम उद्देश्यों को आगे रख रही है, और यहाँ से एक संप्रदायवाद का कीड़ा चालू हो जाता है। समझ आ रही बात, कि सिर्फ अब देखो आंदोलन कैसे चलते हैं कि सारे लोगों को साथ में लेके चलोगे तब आपको आज़ादी मिल सकती थी। स्वदेशी आंदोलन के अंदर जनता तो आई, लेकिन जनता वैरायटी की नहीं थी, और इसने नुकसान भी किया ये, कि वहाँ पे अब मुस्लिमों को ये लग रहा था ये हिंदुओं का आंदोलन है और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। इस वजह से मुस्लिम लीग को सपोर्ट मिल गया बाद में इतना कि मुस्लिम सारे उधर उस तरफ चले गए। संप्रदायवाद एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसी स्कीम थी। साथ में ये स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ। 6 में मुस्लिम लीग आई चुकी थी 1 साल पहले ही। तो मुस्लिम लीग पुश कर रही थी किस चीज़ के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। क्या होता है पृथक निर्वाचक मंडल, बात हमने की हुई है, पॉलिटी में भी आपने सुना ही था कि यहाँ पर एक जो वोटिंग राइट्स हैं वो भी सिर्फ मुस्लिमों को दिए जाएं, और इनका जो नेता चुन के आएगा वो भी मुस्लिम होगा। रिजर्वेशन क्या होता है, आजकल हम लोग जो देते हैं सीट्स पे रिजर्वेशन रहता है कि एक सीट से कोई मुस्लिम नेता या कोई महिला चुन के आएगी, लेकिन ये उससे और ज़्यादा अलग था कि यहाँ पर वोट डालने का अधिकार जो है वो भी सिर्फ गिने चुने लोगों को, कि उनको धर्म के आधार पर मिल रहा है। ये डिमांड मुस्लिम लीग की थी। अंग्रेज़ तो चाहते ही यही थे, फूट डालो राज करो। 1909 में एक कानून आया, इन्होंने ये चीज़ कर दी। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं पहले। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत क्रांतिकारियों की 2-3 हमने, एक मुजफ्फरपुर षड्यंत्र पढ़ा था, खुदीराम बोस का याद आ रहा है, एक दिल्ली षड्यंत्र केस पढ़ा था, याद आ रहा है सबको। तो यहाँ पे अब कांग्रेस सीन से गायब थी थोड़े सालों के लिए। कांग्रेस को वापस अब जोड़ने के लिए, अब देखो उस आंदोलन के बाद इन बड़े नेताओं का क्या हुआ था, तिलक को जेल में डाल दिया था। 1914 में तिलक छूट के बाहर आएगा। तिलक अपना लेसन ले चुका था। तिलक को एक बात समझ में आ गई थी कि नरम दल वाले या कोई भी और जो भी लोग इधर आंदोलन की बात कर रहे हैं, सब साथ में चलेंगे तो अपनी कोई पॉसिबिलिटी है, अपना वजूद है पॉलिटिकल। अगर अलग अलग हो गए हम तो अंग्रेज़ हमें तोड़ के फेंक देंगे। हुआ था भाई, कांग्रेस का नुकसान यही था। तिलक को समझ आ गई। लाला लाजपत राय का क्या सीन था, लाला लाजपत राय डिपोर्ट कर दिए गए थे, बाहर भेज दिए गए थे, कनाडा चले गए थे वो अपना एक केस लड़ने के लिए, और उनके ऊपर वहाँ पर अभियोग चल रहा था, वो भी देश से बाहर थे। विपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया था, तो गर्म दल तो वहीं खत्म हो गया था पीछे। नरम दल वाले नेता ढीले पड़ गए थे। अब ज़रूरत पड़ रही थी इनको कुछ बड़े आंदोलन की, या बड़ा कोई मुद्दा उठाया जाए। इसी समय पे अब देखो 1914 के आसपास से चालू हो रहा है अपना पहला विश्व युद्ध। ठीक है, वर्ल्ड वॉर चालू हो रहा है, अंग्रेज थोड़े से दबाव में। और दूसरी चीज, अंग्रेजों के विरुद्ध एक आयरलैंड में आंदोलन चल पड़ा था, होम रूल लीग। ये होम रूल लीग्स क्या थे, होम रूल का मतलब क्या हुआ, गृह राज, रूल राज, युद्ध नहीं। तो गृह राज, या एक शब्द हमने पहले भी यूज किया था अपने जो ये 1906 के अधिवेशन में जब बता रहा था, तब एक स्वराज शब्द लिया था हमने। एक स्वराज की डिमांड उठाई थी, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन स्वराज था क्या। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में ये शब्द दे दिया स्वराज, लेकिन किसी ने भी ये चीज़ डिटेल में बताई नहीं कि स्वराज है क्या और हम लोग कैसे लेंगे स्वराज। तो ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। इसी वजह से भी गर्म दल वाले नाराज थे कि आपने ये एक अधिवेशन में ये पारित तो कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ रणनीति तो बनाओगे, कैसे कांग्रेस लड़ेगी इस बात के लिए, जनता तक लेके कैसे जाएगी स्वराज। यहाँ ये होम रूल लीग क्या थी जो आयरलैंड में बन रही थी, कि आयरलैंड के लोगों को खुद को शासित करने का मौका मिल रहा था और अपने एक
एनी बिसेंट का नाम आपको याद होगा। कौन सी सोसाइटी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसको पॉपुलराइज किया था भारत में, याद आ रहा है? संस्थाएं की थी हमने उस क्लास में। तो एनी बिसेंट। और दूसरा आदमी ये तिलक, तिलक बेचारा तंग बैठा है कि अब लोगों को जोड़ा कैसे जाए, और मौका मिला इसको ये होम रूल लीग का। होम रूल लीग में दोनों के दोनों इंटरेस्टेड कि अपनी अपनी लीग्स बनाएंगे। एनी बिसेंट मद्रास के अंदर जाकर अपना, इनका जहाँ पे अदियार में इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी का आपको याद होगा हेडक्वार्टर था, याद आ रहा है? वहाँ से इस आंदोलन की एक शाखाएं बढ़ाएगी। तिलक दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, और मेनली महाराष्ट्र में केंद्रित रहा तिलक का। और एनी वाली जो थी वो शाखाएं ज़्यादा फैली, एनी की शाखाएं ज़्यादा थी, तिलक के साथ लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे। समझ आ रही बात? एक्टिव ज़्यादा थी तिलक की, ये जो लीग थी वो एक्टिव ज़्यादा थी। कुल मिला के ये होम रूल लीग्स का ये आंदोलन चला रहे थे। और तिलक को एक बात समझ में आ गई थी, एनी को भी आ गई थी, कि बिना कांग्रेस के नेताओं के कुछ हो नहीं सकता, वापस जोड़ा जाना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ में एक और दल को भी जोड़ा जाना चाहिए। वो दल कौन सा? ये डिमांड लग रही है कि इनको ज़रूरत लग रही है साथ में इस पूरे इस देश के आंदोलन को खड़ा करने के लिए, कि जो जो नए नए धड़े बने हुए हैं उनको साथ में लाया जाए। और एक लखनऊ का सेशन हुआ, हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। कब हुआ था? 1916 लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष थे इसके AC मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष थे इसके। और इस सेशन के अंदर अब देखो, तिलक को जो ज़रूरत लगी, एनी को भी लगी, कांग्रेस के सारे नेताओं को लगी। सबको एक बात पता थी, कंफर्म थी, कि जो स्प्लिट हुआ, जो विभाजन हुआ था, वो विनाशकारी था सबके लिए अभी तक। यहां पर नरम दल, गरम दल, कांग्रेस तो पूरी आई, साथ में आ गया मुस्लिम लीग। सबने एकजुट होकर अपना एक पक्ष रखा, सारे एक साथ आए। बहुत अच्छी बात थी कि कांग्रेस टूटी हुई थी, अब वापस जुड़ गई। लेकिन एक दिक्कत और थी। मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी? शुरू में जब मैंने बताया कि मुस्लिम लीग अंग्रेजों के पास गई, नहीं, पाकिस्तान तो बहुत बाद में जाके आएगी। पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, याद आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। अंग्रेजों ने हालांकि पास कर दिया था इसको, 1909 के अंदर मार्लियामेंटो एक्ट आया था, उस कानून के अंदर इन्होंने पास कर दिया, ये पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। क्यों कर रही थी? सीधी सी बात है कि ये फूट डालो राज करो ही थी अंग्रेजों की नीति। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर सिर्फ इस पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, लेकिन आपने सिर्फ मुस्लिमों को ये वोटिंग राइट आप दे रहे हो कि इधर ये 3 लोग वोट डालेंगे सिर्फ। इन बाकी के बचे हुए 3 को तो यही लगेगा ना कि हमारे पास वोटिंग का अधिकार नहीं है, ये इसमें आउट ऑफ प्लेस फील करेंगे। और यहीं से संप्रदायवाद के बीज बोए जाते हैं कि एक ही जगह पे समान नागरिकों में कुछ को कुछ विशेष अधिकार मिल गए, बाकियों को नहीं मिले। अब इनके आपस में नफरत होगी इनकी। अंग्रेज यही चाहते हैं। कांग्रेस को ये बात समझ में आती थी, कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। लेकिन 1916 में ये जो साथ में आए सारे, मुस्लिम लीग को साथ में लेने के लिए कांग्रेस ने अपनी ये डिमांड छोड़ दी। मुस्लिम लीग की जो ये पृथक निर्वाचक मंडल की जो डिमांड थी उसका समर्थन कर दिया। अब ये बात कितनी गलत थी वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी आगे जाके। मैं बार बार आपको कई बार पीछे भी बोला था कि ये जब भी ऐसा संप्रदायवाद आएगा वो आगे जाके एक कारण बनेगा भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन का, जिसकी जो मतलब जिसका रिजल्ट जो है आज तक हम लोग झेल रहे हैं। कि जो भारत में ये हिंदू मुस्लिम दंगे जो थे मेनली, वो उस वहाँ पे जिन्ना ने एक अपनी पॉलिटिक्स के लिए सजाए, उसका रिजल्ट आज तक अपने को मिल रहा है कि दंगे हो रहे हैं, चुनावों के समय पे अपने को देखने को मिलेंगी। और ये दंगों की मेन वजह जो है उसके बीज यहीं पे बोए जा रहे थे। कांग्रेस ने इधर समर्थन कर दिया था। कांग्रेस का खुद का ब्लंडर था ये। ब्लंडर मतलब कि खुद की बहुत बड़ी गलती, कि जिसका नुकसान पूरा देश झेलेगा बाद में जाके। समझ आई थी बात इधर तक? अभी तक का ये बीच में 5 दिन की छुट्टी दी थी, इसलिए सारा का सारा रिवाइज करवाया मैं। स्टोरी समझ में आई? अब ये कांग्रेस का सीन था इतना। तो मैंने एक बात बोली आपको कि कांग्रेस अकेली पड़ रही थी थोड़ी। जब से स्प्लिट हुआ था, विभाजन हुआ था, कांग्रेस को ज़रूरत थी कि कोई बड़ा नेता आ जाए, या जो भी नेता हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं। तिलक को ये बात समझ में आ रही थी, नरम दल वालों को भी तो आएगी। और नरम दल का एक नेता था, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल और गरम दल के ये डिफरेंसेस इतने बड़े थे आपस में। देखो, पॉलिटिक्स तब भी चलती थी, आज भी चलती है। मैंने ये बोला ना कि नरम दल गरम दल की आपस में बनती नहीं। तिलक को ये फील ज़रूर हो गया कि हाँ, अपनी इनके साथ बनती नहीं है,
लेकिन अब बनानी पड़ेगी। तिलक जेल से बाहर निकला, उसको लगा नरम दल वालों के साथ कुछ ना कुछ सेटिंग बिठानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी अब आपसी पॉलिटिकल रंजिशें जो होती है वो तो रहती है। तिलक ने ये जो लीग्स बना रहे थे, होम रूल लीग्स, उसके अंदर गोपाल कृष्ण गोखले की एक सोसाइटी बनाई हुई थी, याद आ रहा है किसी को? एक संस्था बनाई थी गोखले ने, पीछे आपको लिखवाई थी शायद मैंने, या उस पेज में दी होगी, मैंने एक पेज दिया था आपको स्पेशल। गोखले द्वारा बनाई गई एक संस्था थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, याद आ रहा है? उस पेज में थी जो मैंने दिया था, वो याद किया हो किसी ने, देखा हो। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कुछ नहीं थे कि बस वही वापस पब्लिक वर्क के लिए काम कर रहे हैं, राजनीतिक चेतना जगा रहे हैं। होम रूल लीग जब ये बन रही थी, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये इनमें से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का कोई सदस्य आगे नहीं बनेगा इसका सदस्य। इनको बार किया था, इनको बनने नहीं दिया सदस्य। ये पॉलिटिक्स आपस में चल रही थी। खैर, तिलक को बात समझ में आई थी, नरमदल वालों को भी आ रही थी। गोखले को चाहिए था एक स्टार बंदा जो कांग्रेस को वापस खड़ा कर दे, और वो सुपरस्टार कौन था? गोखले का चेला महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी कहाँ थे इस समय जब ये कांग्रेस ये इधर स्प्लिट वगैरह खेल रही है? दक्षिण अफ्रीका। तो थोड़ा आज का अपना जो टॉपिक है, एक हेडिंग डाल लो, कल पिछली क्लास में डाली थी, गांधी। हाँ, गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रख लो, सारी बात करेंगे महात्मा क्यों है और क्यों महात्मा नहीं लिखा, उसकी भी बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद, माता का पुतली बाई, वो सारी चीज़ें अब बचपन में पूछी जाती थी, लेख लिखते थे आप तब, अब नहीं पूछेगा कोई। अब ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें जो थी वो मैं नहीं लिखवा रहा, इधर और कहीं मिल जाएगी आपको। कहानी स्टार्ट यहाँ से हो रही थी कि गांधी जी जब ये इधर जब पैदा हुए 1869 में, उस टाइम पे ये वेल्दी फैमिली थी, संपन्न परिवार था। पिता इनके दीवान थे शायद पोरबंदर के, मतलब अच्छा खासा पैसा था इनके पास, इन्होंने जीवन में कोई कमी नहीं देखी थी। गांधी बैरिस्टर करने के लिए चले गए और फिर बाद में लौट के आए और फिर इधर से अफ्रीका जाएंगे केस लड़ने के लिए। वहाँ से ज़िंदगी इनकी बदलना चालू होती है। हो ये रहा है कि इस आदमी ने कोई कमी इधर देखी नहीं, अंग्रेज़ों का राज चल रहा है लेकिन इनकी बड़ी इज्जत थी। अफ्रीका जाएंगे केस लड़ने के लिए, और वहाँ इनके साथ पहली बार नस्ल भेद होगा। नस्ल भेद मतलब छुआछूत नहीं कह सकते, छुआछूत अपनी बीमारी है, ये अपने इंडिया सेंट्रिक है। नस्ल भेद क्या है? उससे भी बड़ी बीमारी है नस्ल भेद। यस, कि कलर का इशू है, रेस, कलर भी नहीं, रेस बोलना चाहिए। रेसेस क्या है? अलग अलग तरह की। अब जैसे उसी में अब अपने को मेनली हम लोग ये कलर के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट, इसको कलर के हिसाब से करते हैं। जैसे अब जैसे चाइनीज़ एक अलग से रेस दिखेगी आपको, उनके फेशियल फीचर्स अलग दिखेंगे, चेहरे की बनावट और आंखों का साइज और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ ये अंग्रेज़ों का राज, वापस अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी इधर दक्षिण अफ्रीका में भी। गांधी गए, जाके केस लड़ने के लिए अपने प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे। ट्रेन के अंदर चढ़े तो इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। ट्रेन के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट रहते हैं आपके, थर्ड एसी, सेकंड एसी, अभी आजकल ऐसे होते हैं। उस टाइम पे ये फर्स्ट क्लास होता था, एक जनरल डब्बा होगा या तो उस तरह का सीन। गांधी जी ने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है। ट्रेन के अंदर से गांधी जी के ऊपर ऐसे गांधी को निर्देश दिए गए और हड़काया गया थोड़ा कि ये इंडियंस के लिए नहीं है, फर्स्ट क्लास सिर्फ रिजर्व्ड है किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए, गोरी चमड़ी वालों के लिए। गांधी को उधर से ड्राइवर कैबिन में भेज दिया गया। ये वहाँ पे बड़ा, अब जो आदमी इधर पिताजी ने बढ़िया इतने लाड़ प्यार से पाला है, उसके साथ इतनी बेइज्जती उधर, ये थोड़ी सहन हुई नहीं। गांधी जी ने आके थोड़ी रिसर्च करनी और चालू कर दी उधर ही अफ्रीका में कि भारतीय क्यों परेशान है इधर अफ्रीका के अंदर। अब इंडियंस जो थे मेनली थे, एक तो एक शब्द यूज होता है इंडेंचर्ड लेबर, अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं बंधुआ मजदूर। ये बंधुआ मजदूर क्या थे? काम करेंगे, एक तरह से पैसा नहीं मिलेगा, स्लेव थे, एक तरह के गुलाम थे। अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, अंग्रेज इधर भी राज कर रहे थे, कॉलोनी थे हम उनके लिए। कॉलोनी मतलब बताया था आपको पीछे, उपनिवेश, कि जहाँ से ये पैसे बनाएंगे अपने लिए। भारत में लेबर ज़्यादा थे, जनता ज़्यादा थी अपनी, उन लेबर को, सस्ते लेबर को ले जाते, इधर ला के पटक देते, और अब ये यहीं बस जाते ये लेबर, क्योंकि इनको कुछ पैसा मिलना नहीं। ये बंधुआ मजदूरी इधर करेंगे। यहाँ पर अब इनकी पूरी फैमिलीज, पर अफ्रीका के अंदर लोकल भी थे, अंग्रेज भी बसे हुए थे कुछ साउथ अफ्रीका में। अपने वालों की तादाद बढ़ रही है, इनसे दिक्कत होने लगी। इनके ऊपर, अब भारतीयों के ऊपर इधर अत्याचार हो रहे थे, इन मजदूरों पे, महिलाओं पर भी हो रहे थे
और अलग अलग तरह के एक्ट ला रहे थे। अफ्रीका के अंदर गांधी का क्या सीन रहा उसके ऊपर ज़्यादा बात अपनी करेंगे नहीं, कि अपने टॉपिक पेपर के हिसाब से रेलेवेंट उतना रहता नहीं, अपने पेपर में नहीं पूछी जाती। पर मोटा मोटी ये चीज़ थी कि अफ्रीका गांधी जी के लिए एक प्लेग्राउंड था, प्रैक्टिस स्टेशन था। जो सारी चीज़ें वो आगे आके भारत के आंदोलनों में करेंगे, उनको प्रैक्टिस इधर करके आए थे। एक शब्द आप गांधी के साथ सुनते हो, सत्याग्रह। क्या होता है सत्याग्रह? सत्य से ही कुछ है। सिंपल अपने को वही हुआ, संधि वाला, वो पेपर में तुक्का मारते हैं वो, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। और लिटरल मीनिंग भी यही है और था भी यही, सत्य का आग्रह है। लेकिन आग्रह का मतलब कि यहाँ पर जोर देके एम्फेसाइज कर रहा है सत्य पर, और आप सत्य के साथ हो, आप उसके अलावा और कोई चीज़, आपको वायलेंस की ज़रूरत नहीं है विरोध करने के लिए। आपके पास अगर सत्य है, बस आप टिके रहो उस चीज़ पे। इस तरह से गांधी अब क्या करेगा, अब गांधी एक नया एक ये हथियार बनाएगा इधर। ये गांधी को इधर ही सबसे पहले समझ में आया था, अलग अलग तरह से करेगा। एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करेगा उधर अफ्रीका में, एक फिनिक्स पार्क लगाया जाएगा, एक टॉल्स्टॉय पार्क लगाएगा। गांधी के आगे जितनी हम लोग क्लासेस करेंगे उनमें सब में आप देखोगे गांधी की एक नीति रहेगी स्पेशल। मैं आज पूरा गांधी के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। गांधी का पैटर्न दिखेगा सारे आंदोलनों में, तो पैटर्न पे कोई चीज़ है तो आपको फिर वो रटने में दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल आपके पेपर से पहले आपको दिमाग में होनी चाहिए। गांधी का पैटर्न क्या है, थोड़ा इंग्लिश लिखूंगा पर समझ में आ जाएगी। स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। क्या होता है ये स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल? संघर्ष, आराम, संघर्ष। अपने इधर नोहर में एक चक राजा सर का आंदोलन चला था, एक पता है किसी का? नगर ये क्या इधर नहीं, लड़कियों को मार दिया, वो छोटे बच्चों को मार दिया, और एक आंदोलन चल रहा था कुछ, एक मतलब धरने पे बैठे रहे कुछ 4-5 साल से ज़्यादा। चक राजा सर हत्याकांड बड़ा फेमस हुआ था इधर, बहुत पहले का है, 5 या 6 साल शायद, उससे भी ज़्यादा होगा। उतने टाइम तक ये लोग उधर बैठे रहते नगर पालिका के बाहर धरना लगा के। लेकिन कोई भी आंदोलन, वो आंदोलन का क्या हुआ, लास्ट में पुलिस ने पकड़ा क्या किसी को? नहीं पकड़ा। कोई भी आंदोलन जब अपनी इस लिमिट से को क्रॉस कर जाता है ना, इस लिमिट को, तो उसका मरना तय होता है। क्योंकि अब यहाँ पे लोग अपना काम धाम छोड़ के बैठे हैं। सरकार एक बार के लिए दबेगी, भीड़ आएगी। 1 साल तक अगर ये आंदोलन चलता, सरकार दबती। गांधी ने इधर अपने ये जो प्रयोग किए थे यहाँ पर, उनमें एक गांधी को ये बात समझ में आ गई थी, ये नीति गांधी की इधर से बनी थी कि आप संघर्ष, ऐसा नहीं है कि मैं संघर्ष करूँगा, करते रहूँगा, मैं करते रहूँगा तो सरकार अब एक बार के लिए बात मानेगी उनकी तरफ से। वो क्या होता है कि आप बाजार में जाओगे, मैं 100 रुपये दूंगा इस चीज़ के, दुकानदार बोलेगा 150 लूँगा, बीच का एक रास्ता निकालोगे, 120 पे 130 पे सेटल मारोगे, आप घर पे लेके आओगे वो सामान, दुकानदार भी खुश है, कुछ उसके भी पैसे बन गए। अगर अड़के ही खड़े हो गए, मैं 100 में लूँगा, और वो दुकानदार खड़ा हो गया 150 में लूँगा, वो बात बनती नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। गांधी के साथ ये सीन था कि स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा अपनी बात मनवाने के लिए, फिर आराम देगा थोड़ा जनता को। और ये आराम ऐसा आराम नहीं था कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, यहाँ पर गांधी और ज़्यादा जनता को जोड़ेगा। गांधी के आंदोलन इसीलिए सफल हुए क्योंकि गांधी के आंदोलनों में वैरायटी थी। स्वदेशी के अंदर वैरायटी नहीं थी, अलग अलग तरह के लोग नहीं जुड़े हुए थे, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग जुड़ेंगे। तो ये जो ट्रूस फेज होता था, जिसमें आराम जिसको बोला जाता है, इस आराम के फेज में गांधी अलग अलग मुद्दे उठाएगा। दिखाऊंगा मैं आपको अलग अलग आंदोलन के बाद कि इस ट्रूस फेज में गांधी क्या कर रहा है। गांधी और लोगों को जोड़ेगा जो समाज से दरकिनार किए हुए हैं, या समाज के ऐसे मुद्दे जिन पे समाज जुड़ सकता है, उन मुद्दों को उठाएगा, फिर वापस अपना संघर्ष चालू करेगा। ये गांधी का मोड रहेगा, मीडियम एकदम। इस मीडियम को यूज करके गांधी आंदोलन करेगा। अफ्रीका में यही कर रहा था। अफ्रीका में मैंने बताया एक नटाल इंडियन कांग्रेस, दूसरी चीज़ है कि टॉल्स्टॉय फार्म लगाया। टॉल्स्टॉय फार्म क्या था, वहाँ पे ये शब्द सत्याग्रह शब्द जो है, ये इधर अपने भारत में ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वहाँ पे बोलते थे इन सत्याग्रहियों को पैसिव रेजिस्टेंट्स या पैसिव रजिस्टर्स। इंग्लिश में आपने ये टॉपिक पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सुने होंगे ना ये नाम। एक्टिव मतलब यस, एकदम सामने डायरेक्ट, और पैसिव हो जाता है थोड़ा सा पीछे से। हाँ, तो ये पैसिव रजिस्टर्स क्या थे कि आप डायरेक्ट संघर्ष नहीं कर रहे। सत्याग्रह का मतलब क्या था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको मार के भागेंगे या आपके काम में दखल देंगे। तो ये सारी चीज़ें गांधी उधर कर रहा है, वहीं पर एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ ही गांधी ने एक और चीज़ समझ ली थी कि आंदोलन का सफल होने के लिए ज़रूरी क्या है, उसके साथ एक तो जनता जुड़े और जनता वैरायटी में जुड़े। तो गांधी के इन अफ्रीका के आंदोलनों के अंदर महिलाएं भी थी, बच्चे भी जुड़े हुए, मजदूर भी जुड़े हुए, पैसे वाला वर्ग भी जुड़ा हुआ। टॉल्स्टॉय फार्म में एक लगाएगा गांधी, वो इसीलिए लगाया ताकि ये पैसिव रजिस्टर्स जो हैं, इनको आराम करने का भी एक मौका मिले, इनकी फैमिलीज
को सपोर्ट करने के लिए टॉल्स्टॉय फॉर्म लगाया था इन्होंने। ठीक है, नोट करना चालू करो अपना गांधी के अंदर, थोड़ा बहुत तो लिखवाएंगे आज। गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तथा अंग्रेजों की रंगभेद नीति का विरोध किया। अंग्रेजों की रंगभेद नीति का विरोध किया। अगली लाइन में नोट करो, अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अगली लाइन में लिखो, सत्याग्रहियों की सहायता के लिए तथा आंदोलनों के संचालन के लिए फिनिक्स फार्म तथा टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। और आंदोलन से लोगों को जोड़ना था, इसलिए एक अखबार ज़रूरत थी। इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकाला था इधर इन्होंने, तो नोट कर लो, इंडियन ओपिनियन, अगली लाइन में लिखना है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार गांधी द्वारा निकाला गया। दक्षिण अफ्रीका गांधी द्वारा निकाला गया। मेन मुद्दे क्या थे इधर अफ्रीका में? मोटा मोटी बात करें तो एक तो ये, जैसे मैंने बताया कि नस्ल भेद तो चल ही रहा था, और नस्ल भेद इंस्टीट्यूशनल हो चुका था कि सरकार के तौर पे अंग्रेज इधर नस्ल भेद कर रहे थे, जो भारत में भी नहीं कर रहे थे उतना। एक आरसी एक्ट आ गया था इनका, ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं अफ्रीका के अंदर। था क्या ये आरसी एक्ट? बिना किसी इजाज़त के परमिशन वाला, वो अलग था। एक ट्रांसवाल माइग्रेशन एक्ट था, मतलब अफ्रीका के अंदर गांधी का पूरा रोल अलग रहा था। वो अपने को ज़्यादा उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस तरह के कानून उधर चल रहे थे। आरसी एक्ट क्या था? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए था एक। एशियंस जो भी थे, तो एशियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट, इसमें अब सारे जो भी एशियंस इंडियंस घूम रहे हैं ज़्यादातर उधर, उनको हर टाइम अपने साथ में एक ये सर्टिफिकेट लेके चलना पड़ेगा। था क्या? कुछ नहीं, इंडियंस को आइडेंटिफाई किया जाता था, उनसे कभी भी ये आई कार्ड मांग लेंगे, था ये चीज़। अब कुछ टाइम पहले अपने एनआरसी सीए का डिबेट चला था, उस टाइम पे ये बातें हुई थी कि हालांकि उसका पर्पज़ उस एक्ट का वो नहीं था, राजनीतिक थोड़ी सा मुद्दा गरमाया था, और ये सरकार ने भी प्लान शायद थोड़ा स्लो कर दिया, उस बारे में आगे बात हुई नहीं सरकार की तरफ से भी, और आंदोलन भी धीमा पड़ गया। लेकिन वहाँ पे एक बात ये आई थी कि एनआरसी के माध्यम से आप इस देश में कुछ सिटीजन्स को एक्स्ट्रा राइट्स दे रहे हो, कुछ को नहीं दे रहे, कि एनआरसी, ये उठाए गए थे मुद्दे। एनआरसी अपने आप में अलग मुद्दा है, कभी बात करेंगे। यहाँ पर क्या था, ये आरसी एक्ट के माध्यम से कि सरकार, अंग्रेज़ों की सरकार ये चाह रही है कि जो ये एशियंस है,
यहाँ पर रह रहे हैं, इनके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हमेशा इनके पास रहेगा, और इनके ऊपर अलग अलग तरह से इन पे बंदिशें लगाई जाती थी बेसिकली। वो जो आप बोल रहे थे एक कि ट्रांसवाल माइग्रेशन एक्ट और था कि ट्रांसवाल जगह थी यहाँ पर, वहाँ माइग्रेट करने के लिए इमिग्रेंट्स जो थे उनमें अलाउ नहीं किया जा रहा था कि इंडियंस और घुसे उस ट्रांसवाल में। वहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी तो अंग्रेज उनके ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं। गांधी इन सारे मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे, सारे लोगों को साथ में जोड़ेंगे, अंग्रेज़ों को विवश कर देंगे उधर इनकी बात मानने के लिए। पूरी दुनिया में अंग्रेज़ कॉलोनी बनाते जा रहे हैं, वहाँ पर एक ही आदमी गांधी इनके नीतियों को ना सिर्फ इनको चुनौती दे रहा है बल्कि इनको हरा भी रहा है। ये अपनी नीतियाँ वापस ले रहे हैं अंग्रेज़ गांधी के खिलाफ। गांधी के चर्चे होने थे अफ्रीका में, गांधी के चर्चे जो हुए भारत तक पहुँचे, भारत में अपने गोपाल कृष्ण गोखले तक भी पहुँचे। गोखले साहब गए उधर मिलने के लिए। मैंने बताया गोखले क्यों आ रहा है, स्प्लिट के बाद, विभाजन के बाद से सबको पता चल गया था, नरम दल को भी गरम दल को भी, कि ये विभाजन विनाशकारी था, किसी का फायदा नहीं होना। याद आ रही है बात मैंने बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, बोला था कि गोखले को नया सुपरस्टार चाहिए इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए। वो सुपरस्टार उसको दिख गया कि गांधी है, अपने देश का बंदा है, इधर आया हुआ है। गांधी के पास जाएंगे गोखले, थोड़ा इनको सीख भी देंगे, गांधी के इधर अफ्रीका के आंदोलनों में सहयोग भी करेंगे, उसके लिए कुछ सीख देंगे, गांधी को मोटिवेट करेंगे कि वापस अपने देश आओ। लेकिन गांधी ने जो इधर आंदोलन चला रखे हैं वो खत्म किए बिना गांधी नहीं आने वाला। और गांधी का आने का मन शुरू में नहीं था। एक और आदमी था, नाम उसका एक C.F. एंड्रयूज, ये गांधी जी का बड़ा परम मित्र हो गया था उधर अफ्रीका में। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने असली प्रेरणा दी थी कि जिसकी वजह से गांधी 1915 में भारत लौट कर आएंगे। नोट करो 1915 में, अगली लाइन में लिखो 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ, गांधी जी का भारत आगमन हुआ तथा इसी साल साबरमती में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यहाँ सत्याग्रह आश्रम लगा दिया। और एक ये और चीज़ है, वो फैक्ट आप याद रख लेना, गांधी जिस दिन भारत आए उसको हम लोग आजकल सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से। सरकार जब नई आई थी ये वाली, तब उन्होंने स्टार्ट किया था, पहले नहीं हो रहा था, मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं हो रहा था, नरेंद्र मोदी को गुजरात में वोट चाहिए थे तब चालू हुआ था। और ठीक है, जो भी हो, कि हम लोग यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब कि जो भी भारतीय प्रवासी के रूप में विदेशों में रह रहे हैं वापस आते हैं तो उनको सेलिब्रेट करते हैं इस दिन, गांधी के आगमन के दिन। गांधी आ तो गया, लेकिन आते ही क्या लग गया था आंदोलनों में। गांधी को बुलाया इसीलिए गया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, या इन्होंने इनविटेशन इसीलिए दिया था कि अंग्रेज भारत के अंदर भी अत्याचार कर रहे हैं। गांधी लेकिन आया, और आने के बाद में गांधी ऐसा नहीं था कि आते ही एकदम धावा बोल देगा। क्रिकेट के अंदर कोई क्रिकेट देखता हो तो जो भी सक्सेसफुल प्लेयर हुए हैं वो ऐसे नहीं होंगे कि आते ही मारना चालू किया। वो एक मैच में चल गए, दूसरे मैच में आउट हो जाएंगे पहली दूसरी बॉल। कोई बड़े प्लेयर होंगे वो क्या करेंगे, शुरू में पहले पिच असेसमेंट करेंगे कि कैसे बिहेव कर रही है, बॉल अंदर आ रही है बाहर जा रही है, स्विंग कितना हो रहा है, मरी हुई पिच है जिंदा पिच है, जैसे उस तरह की जो भी हो, कि थोड़ा परखेंगे उस चीज़ को, फिर उस पर काम करेंगे, फिर अच्छा स्कोर करेंगे। गांधी आया, आने के बाद में गांधी अब पूरे देश का भ्रमण करेगा। पहले ये उस चीज़ को चेक करेगा कि क्या वाकई अंग्रेज बुरे हैं या नहीं है। हो सकता है अंग्रेज़ों की नीतियाँ उतनी खराब नहीं हो भारत में जितनी उधर थी, और या अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं भारत के अंदर समाज सुधार कर रहे हों, भारत का समाज इसका विरोध कर रहा था, जो हुआ भी था पीछे, कि अंग्रेज़ों ने कई चीज़ें अच्छी की भी थी लेकिन हमारे समाज ने विरोध किया उसका। गांधी खुद चेक करने आ गए। 5 मिनट और बस, ठीक है जाओ फिर आप, कोई नहीं। तो गांधी अब आंदोलनों के लिए उठेंगे, लेकिन पहले पूरे देश का जायजा लेंगे। पहला आंदोलन गांधी ने कौन सा किया था?
पहला बड़ा नहीं पूछा मैंने, बोला पहला आंदोलन गांधी का भारत में कौन सा था, पहला मुद्दा कौन सा उठाया, ऐसे बोला जाना चाहिए था। चंपारण। कहां पर है चंपारण? कितनों को लगता है गुजरात है? बिहार में है चंपारण। बिहार में रामचंद्र शुक्ल ने इनवाइट किया इनको। तो उन्होंने इनवाइट किया क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या थी, चंपारण के किसान बड़े परेशान थे। नील की खेती हुआ करती थी, इंडिगो, और इस नील की खेती के लिए इधर चलता था 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम में था क्या कि किसान अपनी जमीन के 3/20 भाग पे इंडिगो यानी नील की खेती करेगा, ये मैंडेटरी है उसके लिए। समझ आ रही बात? किसान के ऊपर बंदिश है ये, किसान के ऊपर बंदिश। लेकिन ये 3 कठिया सिस्टम का ये मतलब इंडिगो का ना, भारत के अंदर पहले भी एक बड़ा आंदोलन और हुआ था। 57 में अपनी क्रांति हुई थी, 1860 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था इंडिगो से रिलेटेड, नील की खेती से संबंधित। हम लोग ज़्यादा उसके बारे में इधर बात नहीं करते क्योंकि उतना डेप्थ में जा नहीं रहे। मुद्दा ये था कि अंग्रेज भारत में ये नील की खेती करेंगे, इसको उधर बेचेंगे। नील का मतलब, नील क्या काम आएगी? कलर, कि कलर बड़ा जमेगा इसका। बाद में इधर औद्योगिक युग आ गया था, अंग्रेजों में सबसे पहले आया था, और इंडस्ट्रियल डाई आ गई थी। ये डाई क्या है कि अब मशीन से तैयार होने लग गई थी, कलर जो है ये लोग फैब्रिकेट करने लग गए थे। अब इनको ये नील की खेती की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इधर 3 कठिया सिस्टम चल रहा था। ये लोगों का माल अब बिकेगा नहीं, ये नुकसान में जाएंगे। तो यहाँ के जो ये इंडिगो किसान है, नील की खेती करने वाले किसान, वो परेशान थे, आंदोलन कर रहे थे कि एक अपनी आवाज़ एक जनता के, अपने शासकों के सामने, अंग्रेज़ों के सामने रख रहे थे। यहाँ पर अब जब लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, अंग्रेज़ों का क्या था, लाठीचार्ज कर देंगे। या अंग्रेज़ उस जगह को घेर के बैठ गए, और कहीं भी कुछ भी आंदोलन होता है, लोग नाराज़ होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, सबसे पहले वहाँ पे नेता पहुँचते हैं। पहुँचते हैं, आजकल भी होता है ये, हॉस्पिटल में कोई लड़ाई हो गई, इधर कुछ कोई मर गया, उसके पीछे जनता इकट्ठी हो गई, ये सारे के सारे कॉमरेड भी आ जाएगा, बीजेपी वाले भी आ जाएंगे, कांग्रेस वाले भी आ जाएंगे, उधर पूरा एकदम हुजूम बन पड़ता है। अगले दिन अखबार में आती है कि हाँ ये नेताजी ने ये बात बोल दी। नेतागिरी उनको ही करनी थी, कांग्रेस वालों को। इधर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं बारी बारी से, तिलक गया, उसके अलावा भी और बड़े बड़े गए। अंग्रेज़ों ने अब देखो, चंपारण की जैसे ही एंट्री होगी, चंपारण गांव के एकदम शुरू में ही इन्होंने अपने चेक पोस्ट बना रखे अंग्रेज़ों ने उधर जाते ही बोल दिया कि आपको अंदर आए अरेस्ट कर लिया जाएगा, अंदर आने की कोशिश की तो इसका क्या जवाब देगा कोई नेता? वो कहेगा ना कि मेरे को तो आंदोलन चलाना है, वापस जाके मैं नेतागिरी करूँगा, अरेस्ट होने थोड़ी आया हूँ। ये वापस लौट जाते थे, स्वाभाविक सी बात है, लौटेंगे। गांधी को इनवाइट जब किया गया, गांधी पहुंचा यहाँ पे, गांधी जी आए, आने के बाद में गांधी जी को भी सेम बात बोली गई कि अरेस्ट कर लिया जाएगा। गांधी जी ने कहा कर लो। ये इधर अंग्रेज़ों के भी, अब जो ये पुलिस ऑफिसर बोल रहा था उसको भी तो मतलब उस कांस्टेबल को भी नहीं समझ में आया कि इसका अब क्या जवाब दिया जाए कि कर लो, अरेस्ट करके रखेगा कहाँ? अरेस्ट कर लेगा तो इसके पीछे और लोग जो है और नाराज़ होंगे कि हमारे नेता को पकड़ लिया आपने। गांधी जी वापस वही एक कॉन्सेप्ट जो वहाँ यूज़ किया था, सत्याग्रह, यहाँ लेके आ गए कि गांधी कह रहे हैं मेरी बात जब सत्य है मैं उसको पूरा एम्फेसाइज करूँगा, उसके लिए आप चाहे कितने ही अत्याचार कर लो, मैं अपनी बात से नहीं हटने वाला। कोई इधर गांधी ने वापस उनके ऊपर थप्पड़ मारा कुछ आंदोलन के अंदर? कुछ नहीं किया। पुलिस वाले अत्याचार कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, गांधी ने कहा अरेस्ट करोगे कर लो। इन्होंने अंदर जाना अलाउ कर दिया। गांधी जी इनकी मांग उठाएंगे, अंग्रेज़ों से बात करेंगे, इनके लिए आंदोलन करेंगे। इस इंडिगो के जो ये किसान थे, नील की खेती वाले किसान, इनको जस्टिस दिलाएंगे। चंपारण में पहली बार अंग्रेज़ों के सामने गांधी जी सफल हुए। ये चंपारण का आंदोलन था, नोट करो अपना। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। इसमें नोट करो, बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ल, रामकुमार नहीं था, राजकुमार शुक्ल है ये, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर
के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी चंपारण आए। अगली लाइन में नोट करो, चंपारण के किसानों की स्थिति, चंपारण के किसानों की स्थिति तीन कठिया प्रणाली के कारण अत्यंत खराब थी। अगली लाइन में ब्रैकेट में लिख लो ये तीन कठिया प्रणाली क्या थी, तो नोट कर लो ये बस। अगली लाइन में ब्रैकेट में चालू करो। तीन कठिया पद्धति में किसानों को जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगली लाइन में नोट कर लो, इस चंपारण के आंदोलन को पहला आंदोलन बोला जाता है जिसमें गांधी जी ने भारत में पहली बार इस सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो नोट करो इसको। गांधी ने, अगली लाइन में लिख लो, गांधी ने नील किसानों के समर्थन में भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। इस आंदोलन के अंदर एक और नेता जुड़े हुए थे, बिहार से जुड़े हुए, भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से संबंधित थे, चंपारण के आंदोलन में गांधी के साथ जुड़े हुए थे और तब से कांग्रेस के बड़े नेता थे ये बाद में। नोट करो, इस आंदोलन से जुड़े हुए अन्य नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, और जेबी कृपलानी। ये तीन बड़े नेता और थे जो जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो आपको एक शब्द आपने बोला था कि गांधी थे, महात्मा गांधी नहीं थे। अभी तक गांधी थे। इस आंदोलन में जब गांधी ने इस नए तरीके से अंग्रेज़ों के सामने अपनी आवाज़ उठाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको ये महात्मा की उपाधि दी थी। तो वो चंपारण के बाद हुआ था ये, नोट करो। गांधी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, अगली लाइन में लिख लो, गांधी के नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी।
कर लिया नोट सबने। ये चंपारण का आंदोलन था, गांधी की एंट्री हो चुकी है। गांधी ने एक थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल रंग भी दिखा दिया कि गांधी लड़ाई कैसे लड़ेगा। ये दोनों तरीके, देखो एक चीज़ क्या थी, पहले हम लोग नरम दल देख रहे थे, गरम दल देख रहे थे। नरम दल में क्या था, सिर्फ प्रार्थना पत्र लिखेंगे। गरम दल क्या था, जनता इकट्ठी करेगा। गांधी दोनों काम करेगा, जनता को भी आकर्षित करेगा, नरम दल वालों की तरह प्रार्थना पत्र भी लिखेगा शुरू में, लेकिन उसके बाद में इन दोनों से बेहतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर और लेगा। कि वहाँ पे तिलक कभी कानून नहीं तोड़ता था, गांधी आगे जाके धीरे धीरे दिखेगा कानून भी तोड़ेगा, लेकिन हद में रह के तोड़ेगा। हद में रह के मतलब हिंसा नहीं करेगा गांधी। तो ये गांधी की अपनी एक अलग फिलॉसफी चलेगी, बहुत लंबा आंदोलन चलेगा, लेकिन अहिंसक आंदोलन चलेगा। अगली क्लास में बात करते हैं बाकी अपनी। दे सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकता कोई अपने नाम के आगे नॉर्मली अपने देश के अंदर आर्टिकल 18 के अंतर्गत कोई ऐसी